नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आप लोग जानेंगे ग्रेविटेशन जो चैप्टर है फिज़िक्स का, जो क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें आगे का पार्ट। तो ये जो है वो थर्ड वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मास से। तो मास होता क्या है, तो किसी भी बॉडी में कितना क्वांटिटी है मैटर, मतलब कितना उस मैटर का क्वांटिटी है या फिर जो मटेरियल जिस चीज़ से बना हुआ है वो कितना है, वही उसके मास को बताता है। और मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। किस पे डिपेंड करेगा, तो मैटर के क्वांटिटी पे, मैटर कितना मात्रा में है, और इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं, इसीलिए हम इसे स्केलर कहेंगे। मास किसी भी बॉडी का कॉमनली मेजर करते हैं हम लोग इक्वल आर्म बैलेंस से, यानी एक तरफ हम बाट जो बटखरा रहता है वो रखते हैं और दूसरी तरफ जो सामान है वो। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है और जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केजी लिखते हैं। तो इस तरीके का जो तराजू है उससे हम लोग क्या मापते हैं, तो मास को मेज़र करते हैं। अब कोई भी बॉडी सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर अगर है, मतलब उतना ही मैटर है किसी भी बॉडी में, तो वो कहीं भी हो, अर्थ पे हो, मून पे हो, इवन आउटर स्पेस में हो, उसका मास जो है उस ऑब्जेक्ट का सभी जगह बराबर होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होता है तो किसमें, वेट में। तो मास और वेट जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखें कि कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर 5 किलोग्राम वेट है हमारे अर्थ पे, तो 5 किलोग्राम मास है हमारे अर्थ पे, तो सेम मास 5 किलोग्राम उसका कहाँ रहेगा, तो दूसरे प्लैनेट पर भी या फिर मून पे या आउटर स्पेस में भी, यानी उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें जितना मैटर है वो तो बदल नहीं रहा है, वो उतना का उतना ही है, तो इस कारण से उसका मास नहीं बदलेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का मास जो है होता है वो कांस्टेंट होता है और ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं करता है। इसको मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मास को हम लोग और किस में मेजर करते हैं किसी भी बॉडी के मास को, तो इनर्शिया ऑफ द बॉडी में, और इसी कारण से इसे इनर्शियल मास भी कहा जाता है। तो इनर्शिया क्या होता है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो न्यूटन का जो था फर्स्ट लॉ, उसमें हम लोगों ने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। इनर्शिया होता क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ये प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उससे पे अप्लाई ना हो। तो वही इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का। मास जो है किसी भी बॉडी का वो जीरो नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम वेट पे आते हैं। वेट होता क्या है, तो वेट तो अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, किधर, तो अपने सेंटर की ओर कुछ निश्चित फोर्स से, और ये डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पे, यानी कितना मास है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, उस प्लेस पे एक्सेलरेशन कितना है, किसके कारण, तो ग्रेविटी के कारण, अर्थ के ग्रेविटी के कारण। वही हमें क्या बताएगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट। तो किसी भी बॉडी का जो वेट है वो उसे हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी जिस फोर्स से वो अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट करे उसी को हम उसका वेट कहेंगे। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फोर्स जो है, जो फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी जो एक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी पे, उसी को हम लोग वेट कहते हैं। तो फोर्स यानी वेट नॉर्मली है क्या, तो ये एक तरीके का फोर्स है जो कि अर्थ अप्लाई करता है किस पे, तो किसी भी बॉडी पे। तो इस कारण से फोर्स का हमारे पास डिफिनेशन क्या है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को अगर मैथमेटिकली हम लोग कहें तो मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो किसके कारण है, तो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, इसलिए एक्सेलरेशन के जगह पे हम g लिखेंगे। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो हमेशा डाउनवर्ड ये एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि जो अर्थ है वो नीचे की ओर अपने सेंटर की ओर ही किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ फोर्स का, वो क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू mg। लेकिन डिफिनेशन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो है किसी भी बॉडी का, उसी को हम लोग वेट कहते हैं, और इसको कैपिटल W से शो करते हैं। इस कारण से हम अब क्या लिखेंगे, कैपिटल W फोर्स के जगह पे। तो अब हमारा कैपिटल W यानी वेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, mg। m जो है वो मास है किसी भी बॉडी का, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन होता है फोर्स का एसआई यूनिट। तो वही न्यूटन जो यूनिट है वो हमारा वेट का भी होगा, तो वेट का भी एसआई यूनिट न्यूटन, और इसे हम कैपिटल एन से शो करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई अगर वेट है 1 किलोग्राम का, तो उस पर कितना, मतलब उसका वेट 1 किलोग्राम मास का अगर वेट निकालना है, कोई ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम मास है उसका, और उसका वेट निकालना है कि वेट कितना आएगा, तो वेट इज इक्वल्स टू mg होता है, यानी मास में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 9.8 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको डिफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि 1 kg और 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वो इक्वल होगा किसके, 1 न्यूटन के। तो यहाँ पे जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन, क्योंकि कितना जी लग रहा है, तो जी 9.8 है, इसलिए 9.8 न्यूटन होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम वेट पे 1 किलोग्राम जो मास है उस पे 9.8 न्यूटन का वेट लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है 1 kg के मास पे अर्थ के सरफेस पे, वो 9.8 न्यूटन का होगा। तो अर्थ के सरफेस पे ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे जगह अलग हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस है, इससे हम लोग यूज करते हैं क्या, तो वेट को हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 kg है, तो 1 kg यानी 9.8 न्यूटन, लगभग 10 के अप्रॉक्स, और यहाँ अगर 100 ग्राम है तो कितना, तो 1 न्यूटन। तो 100 ग्राम अगर मास है तो 1 न्यूटन का वेट, यानी इसको फोर्स भी कहते हैं, और अगर 1 kg का मास है तो 9.8 न्यूटन का फोर्स, या फिर 9.8 न्यूटन वेट। तो वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और वेट जो है वो एक्चुअली वर्टिकली डायरेक्शन में, यानी नीचे की ओर, मतलब इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स होगा किधर, तो वर्टिकली। और वेट जो है किसी भी बॉडी का, उसको हम डिनोट करते हैं W से, और इसे हम लोग W इज इक्वल्स टू m इंटू जी रखते हैं, जहाँ g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और m जो है वो मास ऑफ द बॉडी है। और वेट जो है किसी भी बॉडी का वो प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, मास के जैसा नहीं कि वो कांस्टेंट है, और वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। ये अगर इंटरप्लैनेटरी स्पेस में जाए, मतलब जहाँ किसी प्लैनेट पे हम ना हो, तो वहाँ जो जी का वैल्यू है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो हमारा वेट जो है वो भी जीरो हो जाएगा, और उस जगह पे भले ही हमारा कुछ मास हो फिर भी हम वेटलेस फील करेंगे। वेटलेसनेस मतलब ऐसा लगेगा कि भारहीन, हमारे शरीर में कोई वजन ही नहीं है, हम बस तैरते रहेंगे इधर उधर। तो वेट जो है किसी भी बॉडी का वो जीरो हो सकता है। अब इसको हम लोग मेजर किससे करते हैं, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, जैसे कि सिलेंडर जिससे मेजर होता है तो उससे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज करेगा जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ का जो रेडियस घटता जाता है तो हमारा जो ग्रेविटी का वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो भी कम होता है। और जब हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ जो जी का वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो वहाँ वेट भी जीरो हो जाएगा। कहाँ, तो अर्थ के सेंटर पे, यानी वेटलेस हम हो जाएंगे। तो स्प्रिंग बैलेंस से इसे हम करते हैं, और यही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वही ऑपरेट करता है स्प्रिंग बैलेंस को, ना कि इसका मास। तो मास तो फिक्स है, तो क्या उस ग्रेविटेशनल फोर्स में अप्लाई होगा, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उसके वेट को बताएगा। अब मून पे अगर वेट देखा जाए तो जैसे हमारा वेट है ऑब्जेक्ट का अर्थ पे, वो किसके कारण, तो फोर्स जो कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे लगाया जिसके कारण वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट हुआ। और उसी तरीके से अगर मून पे किसी का वेट देखेंगे तो वो किसके कारण होगा, तो मून जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून के कारण। और हम लोग जानते हैं कि ये लगभग 1/6 होता है अर्थ पे, यानी अर्थ पे जितना वेट है उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो उतना वेट होगा कहाँ, मून पे। मास जो है वो सेम होगा, तो 1/6 होता है जो हमारा अर्थ पे है उसके। तो अगर स्प्रिंग बैलेंस 6 न्यूटन अर्थ पे दिखा रहा है तो मून पे कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन,
क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो मून के ग्रेविटी से ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे किस तरीके से वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे 1/6 होता है उसके वेट का अर्थ पे। तो हम लोग सपोज कर लिए कि उस ऑब्जेक्ट का मास m है और वेट है उसका मून पे Wm, और मून का जो मास है वो कैपिटल M, रेडियस जो है वो r है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करके वेट हम निकालेंगे। तो वेट जो होता है वो फोर्स होता है, तो इसलिए फोर्स के डिफिनेशन से ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ F इज इक्वल्स टू हमारे पास था G, उसके बाद M इंटू M बाई r²। तो इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ। तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो Wm इज इक्वल्स टू G इंटू M बाई r²। तो वेट जो एक्चुअली है वो फोर्स है जिसके कारण मून अट्रैक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट को। अब अगर उसी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये Wm हो गया वेट ऑन द मून, और अगर हम अर्थ पे निकाल रहे हैं तो अर्थ पे क्या हो जाएगा We अर्थ, वेट ऑन द अर्थ। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मून का मास लिया जाए और अर्थ का मास, तो दोनों जो है वो 100 टाइम्स, मतलब अर्थ जो है वो 100 टाइम्स उसका मास ज़्यादा है। और रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस जो है वो अर्थ का वो 4 टाइम्स ग्रेटर है। तो जहाँ वहाँ m था यहाँ 100m हो जाएगा और r² के जगह के पर 4r² हो जाएगा। तो यहाँ से आया G इंटू 100m कैपिटल M इंटू M बाई 16r²। और जब दोनों इक्वेशन को, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को जब हम डिवाइड करते हैं तो Wm/We आता है। यहाँ से G कैंसिल हो गया, M कैंसिल हो गया, ये स्मॉल m भी कैंसिल हो गया, ये r² से r² कैंसिल हो गया। तो बचा क्या 16/100। और जब हम 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 के बराबर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 6 के, यानी 1/6 हो गया। तो वेट ऑन मून अगर 1 है तो वेट ऑन अर्थ 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से वेट ऑन मून जो हो गया 1/6 ऑन द अर्थ। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लिए फॉर्मूले से। अब डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग मास और वेट में। तो मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्वांटिटी है कितना मैटर उस ऑब्जेक्ट में है, यानी जितना ज़्यादा मैटर रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका मास रहेगा। वेट जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके कारण वो अर्थ की सेंटर की ओर अट्रैक्टेड होता है, वही उसका वेट है। अब एसआई यूनिट जो मास का है वो किलोग्राम है, एसआई यूनिट वेट का न्यूटन है। मास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज करते रहता है। किसके कारण? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, यानी जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा वेट भी उस ऑब्जेक्ट का चेंज होगा। मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, वेट जो है वो जीरो हो सकता है। अगर हम लोग इन प्लानेटरी स्पेस में देखें जहाँ पे जी का वैल्यू जीरो होता है तो उस जगह पे वेट भी जीरो हो जाएगा। तो ये तो हुआ डिफरेंस मास और वेट में। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व कर लेना है। अब आगे हम लोग देखते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर को हम लोग देखेंगे कि ये प्रेशर होता क्या है। तो यदि हम करें क्या, तो यहाँ फिगर से समझते हैं, सबसे आसानी से समझ में आएगा। तो ये वुडन ब्लॉक है, ये भी वुडन ब्लॉक है, सेम वुडन ब्लॉक है। और हम कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले अपने थंब से उस वुडन ब्लॉक पे प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं। तो उसके बाद सेकंड केस में क्या कर रहे हैं कि यहाँ भी मतलब प्रेशर तो होगा, तो हम क्या कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने थंब से, और यहाँ भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं थंब से ही, दोनों जगह। किस पे? तो वुडन ब्लॉक पे ही, यहाँ भी वुडन ब्लॉक पे ही। लेकिन चेंजिंग क्या है कि यहाँ हम अपने थंब से डायरेक्टली फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ एक ड्राइंग पिन की मदद से, और फोर्स का जो वैल्यू है वो दोनों जगह सेम ही है, यानी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं हम अपने थंब से। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में यदि हम अपने अंगूठे से फोर्स लगाते हैं तो ये हमारा जो अंगूठा है उस लकड़ी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ जो एरिया है वो ज़्यादा हो गया और प्रेशर, इस कारण प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण प्रेशर जो है वो स्मॉल लगेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो ज़्यादा एरिया पे लग रहा है। वही अगर सेकंड केस में देखा जाए तो सेम फोर्स था लेकिन स्मॉल एरिया पे, ये जो टिप है इस ड्राइंग पिन का वहाँ पे लग रहा है, तो स्मॉल एरिया के कारण उतना ही फोर्स लार्ज प्रेशर एग्जर्ट करेगा।
तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे, तो कितने एरिया, मतलब जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कितना एरिया पे फोर्स वो अप्लाई हो रहा है, कितने एरिया पे वो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फोर्स को हम लोग डिफाइन क्या करेंगे कि प्रेशर को डिफाइन करना है, तो प्रेशर को डिफाइन करेंगे क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम लोग नोट करते हैं कि जो बॉडी का वेट है वो भी एक तरीके का फोर्स ही है, और ये ऑलवेज एक्ट करता है किधर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नीचे के डायरेक्शन में। तो यहाँ भी प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो दो हम एग्जांपल लेते हैं दो ब्रिक का, तो दोनों जो ब्रिक है उसका मास जो है वो सेम है, सेम मास है दोनों का। अब सेम मास है और लेकिन पोजीशन जो है वो अलग अलग पोजीशन में रखा हुआ है। ये जो है वो फ्लैट है इस तरीके से, और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल, इसको हम खड़ा कर दिए हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पे इस वेट के कारण, मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ भी सेम क्योंकि दोनों अर्थ पे है, तो वेट तो उतना ही हो रहा है। तो वेट के कारण ये तो कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा नीचे, ये भी कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ होगा क्या कि वेट जो फोर्स है उसका वो लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यानी इतना सारा एरिया में, और यहाँ जो एरिया है वो कम है। तो जहाँ एरिया कम होगा वहाँ सेम फोर्स रहेगा लेकिन प्रेशर ज़्यादा रहेगा। यहाँ एरिया ज़्यादा है तो वही फोर्स कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो ब्रिक बी ग्रेटर प्रेशर एग्जर्ट करेगा एज कंपेयर टू ब्रिक ए, तो ब्रिक बी में ग्रेटर प्रेशर होगा। तो यहाँ से डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो दो फैक्टर पे, फोर्स अप्लाइड पे, यानी कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पे प्रेशर डिपेंड करेगा, और एरिया पे कि कितने एरिया पे वो एक्ट कर रहा है। अगर कम एरिया होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा एरिया पे अगर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो हम लोग इससे क्या कह सकते हैं कि सेम फोर्स जो है वो अलग अलग प्रेशर एग्जर्ट प्रोड्यूस कर सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है, तो किस एरिया पे वो एक्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए कि अगर कोई फोर्स जो है वो लार्जर एरिया, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के लार्जर एरिया पे एक्ट कर रहा है तो वो स्मॉल प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, और अगर वही फोर्स स्मॉलर एरिया पे एक्ट कर रहा है तो वो लार्जर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो अब हम लोग प्रेशर को डिफाइन क्या कर सकते हैं कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर को अब हम लोग कैसे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ऐसा यूनिट जो होगा तो सबसे ऊपर फोर्स है तो फोर्स का न्यूटन होता है, और एरिया, तो एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्या हमारा प्रेशर का, को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। तो 1 पास्कल को हम लोग किसके इक्वल बोलेंगे, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है कि जो स्नो शू है उसका वाइडर, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा एरिया है ताकि स्नो में हमारा जो पैर है वो नहीं धंसे। तो कुछ प्रॉब्लम से यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिकल में यहाँ थोड़ा सा फिगर दिया हुआ है कि एक वुमेन जो है वो शार्प हील्ड शू पहनी हुई है, तो यहाँ जो एरिया है वो कम है तो ज़्यादा प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि एसआई यूनिट जो है वो प्रेशर का पास्कल है, इसको पीए से डिनोट करते हैं। तो पास्कल जो है वो बहुत छोटा यूनिट है प्रेशर का, और इसका बिगर यूनिट जो है वो किलो पास्कल यानी केपीए होता है। तो अभी हम लोगों ने डिफाइन किया प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ फोर्स के टर्म में। अब प्रेशर को थ्रस्ट के टर्म में डिफाइन करेंगे। तो थ्रस्ट होता क्या है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, यानी जो परपेंडिकुलर किसी भी बॉडी के परपेंडिकुलर जो अप्लाई हो, परपेंडिकुलर इस तरीके से, उसी को हम लोग थ्रस्ट कहेंगे। तो एक्चुअली थ्रस्ट क्या हुआ कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी इस बॉडी के सरफेस पे टोटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया हो गया, और थ्रस्ट का भी जो यूनिट होगा वो न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये भी फोर्स के जगह पे ही हम लिए हैं, तो इसका भी ऐसा यूनिट
न्यूटन ही होगा। तो अब हम लोग कहीं भी थ्रस्ट या फिर फोर्स दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस बुक में ज़्यादा फोर्स ही लिखा हुआ रहेगा। अब एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन होता है प्रेशर के बेसिस पे, तो सबसे पहला है कि क्यों स्कूल बैग्स का जो स्ट्रैप्स है वो वाइडर स्ट्रैप्स होता है, चौड़ा होता है। तो इस कारण से कि वाइडर स्ट्रैप्स होगा तो उसका जो फोर्स होगा वो लार्जर एरिया में लगेगा। फोर्स जो है वो लार्जर एरिया, अगर इस तरीके से वाइडर है तो लार्जर एरिया में फोर्स लगेगा, तो प्रेशर जो है वो कम होगा हमारे कंधों पे। अगर हम लोग बैग अपने कंधों पे लेते हैं तो कम प्रेशर लगेगा। वही अगर कम एरिया में वही फोर्स अगर अप्लाई हो, यानी कि ये जो स्ट्रैप है वो अगर थीन हो, तो क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर ये नाइफ का, कि कोई शार्प नाइफ है वो आसानी से किसी चीज़ को काट देता है एज कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ। तो होता क्या है कि शार्प नाइफ का बहुत पतला एज होता है उसके ब्लेड का, तो इस कारण से जिस ऑब्जेक्ट को काटना है, जैसे वेजिटेबल है, उसको आसानी से काट पाता है। क्यों? क्योंकि थीन एज, तो फोर्स जो हम लगा रहे हैं अपने हाथों से वो कम एरिया पे लग रहा है, बहुत कम एरिया पे, तो इस कारण लार्जर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। वही अगर ब्लंट नाइफ है तो सेम अगर फोर्स हम लगा रहे हैं, लेकिन वो जो फोर्स है वो लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ज़्यादा एरिया में। तो ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण वो कम प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, इस कारण से ब्लंट नाइफ से हमें काटने में कठिनाई होती है। अब नीडल जो है उसका जो टिप है वो शार्प क्यों होता है? तो स्विंग नीडल, जो सीने वाला जो सुई होता है, उसका नीडल शार्प इसलिए होता है ताकि कम एरिया पे, यानी क्लॉथ के कम एरिया पे वो फोर्स अप्लाई करे, ताकि प्रेशर ज़्यादा हो, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो आसानी से उस कपड़े में पिर्स कर जाएगा और हम लोग आसानी से उसको स्टिच कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर नेल है, कोई कांटी है जिसको हम लोग अगर दीवार या फिर लकड़ी में ठोकते हैं तो उसका भी पॉइंटेड टिप होता है, क्योंकि हैमर जो है उसके अदर एंड पे वो फोर्स लगा रहा है, तो वो जो फोर्स है जो वुड पे या फिर वॉल पे जो लगाया जा रहा है उस हैमर से, वो ज़्यादा एरिया पे ना लगे, कम एरिया पे लगे। तो कम एरिया पे लगेगा तो लार्जर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसके कारण वो आसानी से दीवार या फिर जो लकड़ी है उसमें वो पिर्स हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों जो प्रेशर है ग्राउंड पे, यदि कोई आदमी अगर टहल रहा है तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है और वो खड़ा है तो कम। तो इस केस में होगा क्या कि कोई भी इंसान अगर टहल रहा है तो एक टाइम में उसका एक पैर ग्राउंड पे रहेगा और दूसरा पैर हवा में। तो हुआ क्या कि पूरा उसका जो वेट है वो एक ही पैर पे आ गया, तो एक पैर पे उसका पूरा वेट आ गया, तो कम एरिया में ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक पैर के एरिया में ही पूरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस कारण जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। और वही अगर खड़ा है तो दोनों पैर पे वो फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो लार्जर एरिया पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस कारण से प्रेशर जो है ग्राउंड पे वो कम होगा। अब क्यों जो है वो अगर कोई आदमी कुशन पे यानी किसी गद्दे पे अगर वो खड़ा है तो वो ज़्यादा डिप्रेशन होता है, यानी वो ज़्यादा दबता है, और जब वो लेट जाता है तो कम। तो ऐसा इस कारण से, क्योंकि जब वो खड़ा होता है तो पूरा जो उसका फोर्स है उसके बॉडी के वेट के कारण वो उसके पैरों पे रहता है, और पैर का जो एरिया है वो कम है, पैर का एरिया कम है एज कम्पेयर टू होल बॉडी। तो इस कारण यहाँ होता क्या है कि होल बॉडी यानी प्रेस जो यहाँ पे जब ज़्यादा एरिया हुआ, यानी आदमी अगर लेटा हुआ है ज़्यादा एरिया हुआ, तो ज़्यादा एरिया होने के कारण उतना ही फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि उसका वेट तो चेंज होगा नहीं, तो उतना ही क्या हुआ, तो उतना ही फोर्स अप्लाई हुआ लार्जर एरिया में, तो प्रेशर कम, और उतना ही फोर्स अप्लाई हुआ स्मॉलर एरिया में, तो प्रेशर ज़्यादा यहाँ होगा। इसी कारण से अब होता क्या है कि जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनका ब्रॉडर टायर्स होता है, मतलब उसका जो टायर है वो चौड़ा होता है, क्योंकि कभी कभी उसे वैसे ग्राउंड मतलब गीले ग्राउंड में चलना होता है, जब उससे खेतों में काम करना होता है ट्रैक्टर को, तो इस कारण से वो सॉफ्ट ग्राउंड में उसका जो टायर है वो सिंक ना हो जाए, मतलब फंस ना जाए, इस कारण से उसका जो टायर्स है वो ब्रॉड टायर्स होते हैं, चौड़े होते हैं। अब जो क्या है कि रेलवे ट्रैक अगर हम लोग देखें तो यहाँ रेलवे ट्रैक पे फोर्स अप्लाई होता है, किसके कारण, तो जो ट्रेन उस पर चलती है तो ट्रेन के वेट के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है, अगर नीचे में ये जो कंक्रीट या फिर वुडन जो स्ट्रैप है अगर वो नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा कि केवल इतना ही ये जो एरिया है यहीं पे
फोर्स अप्लाई होगा तो ये कम एरिया है, यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई होगा तो ये जो है वो धंस जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। तो इसी कारण से ये स्ट्रैप्स दिया हुआ रहता है ताकि जो फोर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और इसे ज़्यादा नुकसान ना हो, ये जो स्लीपर्स हैं उसको। अब आगे हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि अगर सॉफ्ट सैंड पे हम लोग वॉक करें फ्लैट शू पहन करके तो आसानी से चल पाएंगे, जबकि शार्प हील पहनेंगे या फिर पेंसिल हील तो मुश्किल होगी। तो यहाँ भी वही एरिया का कंसेप्ट है कि अगर फ्लैट शू होगा तो ज़्यादा एरिया होगा, तो ज़्यादा एरिया इसके कारण कम प्रेशर, और अगर हील वाला अगर हम लोग पहने यानी कि पेंसिल हील तो ये कम एरिया दिख रहा है, तो कम एरिया होने के कारण ज़्यादा प्रेशर होगा, सेम फोर्स होगा लेकिन ज़्यादा प्रेशर होगा, तो इस कारण हमें चलने में मुश्किल होगी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो वैसे टूल जैसे नाइफ्स हो गए, कुल्हाड़ी, कांटी, पिन, इन सब में तो जैसे जैसे अगर हम एरिया को डिक्रीज करेंगे और फोर्स उतना ही अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। यानी फोर्स अगर डिक्रीज करेंगे इन लैइंग द, अगर बिल्डिंग को फाउंडेशन लै करने में, और या फिर डैम्स बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स, यानी हम लोग करते क्या है कि डैम वगैरह का निर्माण करते हैं या फिर बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसमें कम प्रेशर लगे, इस कारण हम क्या करते हैं कि उसका जो बेस है उसका एरिया बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। अब फ्लूइड पे प्रेशर, तो फ्लूइड जो है उस पर भी प्रेशर लगेगा। तो जैसे कि वाटर एक लिक्विड है और उसे हम किसी टेबल पे पॉर करते हैं तो वो बह जाता है, फ्लो कर जाता है, और ये एयर जो है वो गैस है जो कि मिक्सचर है बहुत सारे गैसेज का, और एयर जो है वो भी फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह। तो वैसे सब्सटेंस जो आसानी से फ्लो कर सके उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं, और सभी फ्लूइड जो हैं, सभी लिक्विड और गैसेज सभी फ्लूइड हैं, मतलब लिक्विड और गैस फ्लूइड है। अब वाटर और एयर जो है ये दो मोस्ट कॉमन फ्लूइड है, और हम लोगों ने पहले भी देखा कि क्या है कि सॉलिड जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है सरफेस पे ड्यू टू देयर वेट, उसके वेट के कारण, और फ्लूइड जो है उनका भी वेट होता है। तो इस कारण फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैस भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा जिस कंटेनर में वो रखा हुआ रहेगा, और फ्लूइड यानी लिक्विड और गैस जो है वो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है, ऊपर भी। तो अब इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो बायोन्सी, बायोन्ट फोर्स वगैरह जो भी चीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।